जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अपने के पे। आज हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है नेशनल इनकम वो देखेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था। आज हम लोग नेशनल इनकम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें जो टॉपिक है डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? इसमें क्या होता है टोटल प्रोडक्शन बटे टोटल इनकम, यानी टोटल प्रोडक्शन आपका कितना है बटे टोटल इनकम कितना है। ठीक है, विद इन बाउंड्रीज विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर में वो आता है आपका डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम रिप्रेजेंट बाय जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगला है टॉपिक यहाँ पे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? इसमें क्या होता है टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, बटे टोटल इनकम अर्न बाय ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जितना भी सिटीजन है, ठीक है, कंट्री का वो, और यहाँ पे विद इन बाउंड्री। ठीक है, दोनों में इतना थोड़ा सा अंतर पड़ता है। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट बाय एनएनपी एफसी, यानी एफसी यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो दो हो गया, एक हो गया नेशनल इनकम रिप्रेजेंट जो होता है एनएनपी एफसी होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो होता है एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में हम लोग नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, और डोमेस्टिक इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम ऑफ ऑल सिटीजन इन अ ईयर। ठीक है, यानी एवरेज इनकम चाहिए जितना भी सिटीजन है, ठीक है, उसका। जैसे पर कैपिटा इनकम को पीसीआई हमने लिखा है, यानी नेशनल इनकम बटे टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो हमने अभी यहाँ पे बताया, टोटल प्रोडक्शन बटे टोटल इनकम, जो भी जितना भी सिटीजन है उसका फाइनेंशियल ईयर में। अब दो टॉपिक आते हैं यहाँ पे, एनएसओ और सीएसओ। एनएसओ जो होता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर होता है, और सीएसओ जो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है। ठीक है, और जैसे आप सीजीएल देंगे ना, तो सीजीएल में एक टीयर 3 का भी पेपर होता है जो स्टैटिस्टिक वाले देते हैं। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अब बात करेंगे फादर स्टैटिस्टिक किससे बोला जाता है, तो पीसी महालनोबिस को बोला जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, क्या है ग्रीन नेशनल इनकम? क्या होता है ग्रीन नेशनल इनकम? अगर नेशनल इनकम में हम लोग माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंट का नेगेटिव इफेक्ट को अगर हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, माइनस अगर हम लोग कर दें, तो वो हम लोग का जो निकलता है ग्रीन नेशनल इनकम निकलता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे नॉमिनल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एट करेंट और प्रेजेंट ईयर। ठीक है, नेशनल इनकम जो भी होगा करेंट और प्रेजेंट ईयर, ठीक है, इसको नॉमिनल नेशनल इनकम बोलेंगे बोलेंगे नेशनल इनकम एट करेंट प्रेजेंट ईयर प्राइस। अगला है रियल नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम एट बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस। ठीक है, बेस और कांस्टेंट ईयर का प्राइस जो रहेगा, ठीक है, वो होगा आपका रियल नेशनल इनकम, और करेंट और प्रेजेंट का जो रहेगा वो आपका नॉमिनल हो जाएगा। ठीक है, और बेस और कांस्टेंट ईयर जो है वो हम लोग 2011-12 को लेते हैं, और सेंसस भी आपका लास्ट 2011 में ही हुआ था। अगला जीडीपी डिफ्लेक्शन। क्या होता है जीडीपी डिफ्लेक्शन? क्या होता है नॉमिनल जीडीपी में अगर हम रियल जीडीपी को डिवाइड कर दें, तो उससे हम लोग को जो निकलता है वो जीडीपी डिफ्लेक्शन निकलती है, नॉमिनल बटे रियल। नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है एनएसओ और सीएसओ, यानी नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के द्वारा इन नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है हर साल। नेशनल इनकम फर्स्टली कैलकुलेटेड बाय, यानी नेशनल इनकम को पहले सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1867 से 1868। ठीक है, 1867 से 1868 में। और दादा भाई नौरोजी का दो बुक भी लिखा हुआ है। एक पहला बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और अगला है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है एवरेज इनकम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो एवरेज इनकम है, यानी 1867 से 68 में कितना था? 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया। ठीक है, मात्र 20 रुपया था इंडिया का एवरेज इनकम। ठीक है, जो कि दादा भाई नौरोजी ने पहला बार जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था 1867 से 68 में, तो उस समय 20 रुपया एवरेज इनकम निकला था।
अगला, इन इंडिया नेशनल इनकम कैलकुलेटेड ऑन साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच बाय V.K.R.Y. राव इन 1931। अब देखिए, अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट का बात करें साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच से, तो वो करने वाले कौन थे? V.K.R.Y. या मैं लिख देता हूँ, V.K.R.Y. राव, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था 1931 में, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करें, इन 1949 1947 में देश आजाद हुआ, उससे 2 साल बाद इन 1949 नेशनल इनकम कमेटी, यानी नेशनल इनकम का एक कमेटी बना, वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालानोबिस, ठीक है, पीसी महालानोबिस के अंडर, ठीक है। वही बोला गया है कि इन 1947 नेशनल इनकम कमेटी वॉज सेटअप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालानोबिस। उस समय चेयरमैन जो थे पीसी महालानोबिस से, इससे 5 ईयर प्लान भी रिलेटेड है, जब हम लोग 5 ईयर प्लान देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आगे। अगला, इंडिया का जो जीडीपी 2023 में कितना था? 3.5 ट्रिलियन था अप्रॉक्स। और इंडिया का जीडीपी की बात करें, जो टारगेट है 2024-25 में, वो कितना है? 5 ट्रिलियन, ठीक है, 5 ट्रिलियन अप्रॉक्स। अगला, जीडीपी रैंक बात करें तो पहला जीडीपी में फर्स्ट रैंक पे कौन है? यूएसए है, ठीक है। सेकंड में आपका चाइना, थर्ड में जापान, फोर्थ में जर्मनी, फिफ्थ में इंडिया एंड सिक्स में ब्रिटेन, ठीक है। जीडीपी और पीपीपी, पीपीपी यानी पब्लिक परचेसिंग पावर पैरिटी, एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बताया था मैंने। अब यहाँ पे जीडीपी डबल पीपीपी क्या है? परचेसिंग पावर पैरिटी। इसमें क्या है? चाइना पहला है, यूएसए सेकंड है और इंडिया थर्ड है। एवरेज इनकम में बात करो, इंडिया का 2023 में कितना है? 19,700 रुपये, 1,97,000 रुपये, सॉरी 1,97,000 रुपये एवरेज इनकम है इंडिया का 2023 में, ठीक है। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट के बात करें, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन फाइनल गुड एज सर्विस। नेशनल इनकम जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है? फाइनल गुड और सर्विस पे ही किया जाता है। अगला मैं बात करूँ टू चेक इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करना है कंट्री का, कहाँ का? कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करना है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर, तो उसको करने का जो बेस्ट तरीका का मैं बात करूँ तो पर कैपिटा इनकम जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है, ठीक है, या फिर मेजर है, ठीक है। अगला देखेंगे एजम्पशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो एजम्पशंस है उसको देखना है। इनकम क्या होता है? इनकम जो होगा, जितना इनकम होगा उतना ही खर्च होगा, और जितना खर्च होगा उतना प्रोडक्शन होगा, ये तीनों बराबर होता है। अगला, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड। पहला मेथड है इनकम मेथड, दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी इनकम यानी जो वो कमा रहा है, एक्सपेंडिचर जो ये खर्च कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन यानी जो उपजा रहा है, ठीक है। तो इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अब तीसरा जो होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, या फिर वैल्यू एडेड मेथड भी बोल सकते हैं, और आउटपुट मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में लगभग काफी बार आया है। अगला नोट करके कुछ पॉइंट देखेंगे कि इन इंडिया प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, इंडिया में जो प्रोडक्ट मेथड है और इनकम मेथड का ही इस्तेमाल होता है। इंडिया में क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। अगला वर्ड है यहाँ पे फैक्टर इनकम। क्या होता है फैक्टर इनकम? इंक्लूड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम भी आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। इसमें क्या है? वेजेस और सैलरी, ठीक है, जो भी भत्ता दे रहे हैं और जो सैलरी दे रहे हैं वो भी आएगा फैक्टर इनकम में। मिक्स्ड इनकम ये आएगा, रिटायरमेंट पेंशन ये आएगा, रेंट जो होता है वो आएगा फैक्टर इनकम में, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, कमीशन, कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये सारे चीज आपका फैक्टर इनकम में आते हैं। अब मैं बात करूँ ट्रांसफर इनकम में कौन क्या क्या आता है, जो कि आप नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, जिसको जो कि आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, और इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं नेशनल इनकम में, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आप नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर किसी को गिफ्ट मिला या ग्रांट मिला, नहीं कर सकते हैं इसको। दूसरा पॉकेट मनी, इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट, ठीक है, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी, यानी आपने घूस वगैरह से कहीं पैसा लिया, फिर लॉटरी या वाइंड फॉल, अचानक से आपको कुछ पैसा मिला। पेंशन, ठीक है, पेंशनरी, या फिर हाउस वाइफ और फैमिली वर्क, उसके लिए। सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसके लिए। ये सभी चीज़ें जो भी इनकम होती है ये आपका नेशनल इनकम में नहीं आता है। तो क्या आता है नेशनल इनकम में वो मैंने बता दिया, क्या नहीं आता है वो भी मैंने बता दिया।
अब आगे मैं बात करूँ, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एन आ गया यहाँ पे नेट, एन फॉर नेट यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर जी आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये चार चीज है। एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट, एमपी हो गया मार्केट प्राइस, ठीक है, एनएफआई होता है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर से आया हुआ पैसा, और एनआईटी होता है नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए जीडीपी में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन घटा दें तो उससे जो निकलता है वो क्या निकलता है, नेट, ठीक है, यानी जीडीपी में यानी ग्रॉस, ठीक है, सॉरी ग्रॉस में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन घटा दें तो बनता जो है हमारे पास नेट, ठीक है। अगर हम लोग डोमेस्टिक यानी अगर डोमेस्टिक में एनएफआईए, ठीक है, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको अगर हम लोग जोड़ दे तो हम लोग का बनता है नेशनल, और फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग एनआईटी, ठीक है, नॉट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़े तो मार्केट प्राइस बनता है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनको याद कर लें। अगला है यहाँ पे मनी सप्लाई, क्या होता है मनी सप्लाई। अब देखिए इसमें बैंक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा बैंक आएगा क्या नहीं आएगा कैसे कैसे होता है वो सब चीजें देखेंगे मनी सप्लाई में, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, करेंसी, जो करेंसी में क्या क्या इंक्लूड होगा, नोट्स होगा, यानी जो आपको पाँच पाँच रुपए का नोट, 100 का, 200, 500 का नोट, और कॉइन्स में 1 का, 2 का, 5 का, 10 का सिक्का, और डिमांड डिपॉजिट इन बैंक यानी बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट करते हैं, टाइम डिपॉजिट जो बैंक में करते हैं, सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में करते हैं, टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, अदर डिपॉजिट जो आरबीआई में होता है, और बैंक डिपॉजिट जो आरबीआई में होता है, ठीक है। अब इसमें कौन M0 में आएगा, कौन M1 में आएगा, कौन M2 में आएगा, ये सभी चीजें देखना है। अब मैं बात कर दूं डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मनी विड्रॉल ऑन डिमांड एनी टाइम, यानी आपने बैंक में पैसा रखा, ठीक है, जब आपको मन किया आपने पैसा निकाल लिया, जब आपको मन किया आपने डाल दिया, यानी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट बोलते हैं उनको। टाइम डिपॉजिट, मनी विड्रॉल आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, यानी आपने पैसा रख दिया पर आप निकाल नहीं सकते, आप कब निकालोगे, आपने 2 साल का रखा तो आप 2 साल के बाद, 3 साल, 4 साल, आपने जितने समय के लिए रखा है आप उस समय के बाद ही निकाल सकते हैं। और डिमांड में क्या चीज, आपके डिमांड पे डिपेंड है, मेरे को आज जरूरत है मैं आज निकालूंगा, मेरे को कल जरूरत है मैं कल निकालूंगा, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट में कोई हिसाब नहीं, कभी भी फिक्स डिपॉजिट हो जाता है इसमें, ठीक है, यानी एक फिक्स टाइम के लिए होता है, रिकरिंग डिपॉजिट यानी महीना महीना आपका पैसा कटता है। तो ये हो गया डिमांड और टाइम का। चलिए अब देखेंगे इसमें M0, M1, M2, M3, M4 ये लेवल ऑफ मनी सप्लाई है, ठीक है। M0 में क्या होता है, करेंसी, करेंसी यानी जो पैसा है, ठीक है, रुपया और नोट, और इसमें क्या होगा, बैंक डिपॉजिट होगा आरबीआई का, आरबीआई में जो भी बैंक डिपॉजिट है और अदर डिपॉजिट है जो आरबीआई में, ये आपका M0 में आता है। M1 में क्या आएगा, करेंसी तो आएगा ही, साथ में डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जो होता है बैंक में, डिमांड डिपॉजिट जो है बैंक यानी जब चाहे आप तब निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका M1 में आएगा। और अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, ये दोनों चीज आपका M1 में आता है। अब M2 में क्या आएगा, M1 वाला सारा चीज आएगा, यानी करेंसी आएगा, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक यानी सेविंग अकाउंट वाला, ठीक है, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई वो भी, और सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस ये अलग से आता है। M3 में क्या आएगा, वही M1 वाला तो आएगा, प्लस इसमें टाइम डिपॉजिट इन बैंक वो आ जाएगा। M4 में क्या आएगा, M3 वाला आएगा, यानी M1 में क्या है, करेंसी डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, बैंक में, और अदर डिपॉजिट आरबीआई ये, प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में जो टाइम डिपॉजिट है वो, प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस ये, यानी सेविंग प्लस टाइम डिपॉजिट, ये सारे चीज M4 में आते हैं। तो ये था M0, M1, M2, M3, M4। अब देखिए M0 को हम लोग रिजर्व मनी बोलते हैं, M1 को हम लोग नैरो मनी बोलते हैं, M3 को ब्रॉड मनी और एग्रीगेट मनी बोलते हैं। जनरल मनी सप्लाई जो है वो M3 जो है वो जनरल मनी सप्लाई, अगर एग्जाम में पूछा जाए जनरल मनी सप्लाई कौन है, M3। और आपसे ये भी पूछ सकता है क्या है, तो उसमें क्या क्या आता है, करेंसी आता है, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक आता है, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। चलिए अब देखिए मनी का वैल्यू, सबसे ज्यादा मनी का वैल्यू कहाँ है, M4 में मनी का वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर M3 में, फिर M2 में, फिर M1 में। जबकि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में बात करूं तो M1 में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद M2, फिर M3, फिर M4, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी वो देखेंगे।
मॉनेटरी पॉलिसी को इट इज प्रिपेयर्ड बाय एमपीसी, इसको एमपीसी के अंडर बनाया जाता है। एमपीसी इट इज प्रिपेयर्ड बाय एमपीसी अंडर आरबीआई, यानी एमपीसी के द्वारा और आरबीआई के अंडर। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन है? एमपीसी बनाते हैं, और किसके अंडर? आरबीआई के अंडर बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर टू एडजस्ट या कंट्रोल मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये बनाते ही क्यों? इसको बनाने का काम है एडजस्ट करना। ठीक है, मनी का जो कंट्रोल है, ठीक है, उसका जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करना, एडजस्ट करना, और महंगाई को भी, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, महंगाई, ठीक है, महंगाई को भी कंट्रोल करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, इट प्रिपेयर्ड ऑन बाई मंथली बेसिस, यानी इसको 2-2 मंथ में बनाया जाता है, हर 2 मंथ में एक मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। अगला है आरबीआई का ऑप्टिमम और बेस्ट इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, महंगाई का जो रेट है, इन्फ्लेशन इन महंगाई का रेट, ऑप्टिमम और बेस्ट इन्फ्लेशन रेट है वो 4 ± 2%। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा 4, ठीक है, और कम से कम 2। ठीक है, यानी मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%। ठीक है, 4 से +2 6, और 4 से -2 2। ठीक है, यानी 2% मिनिमम और 6% मैक्सिमम। एमपीसी, ये अच्छा, एमपीसी का फुल फॉर्म याद दिया हुआ, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसमें मेंबर कितने होते हैं? इसमें मेंबर जो होते हैं 6 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के, और 3 मेंबर जो रहते हैं वो गवर्नमेंट के रहते हैं। ठीक है, सरकार के। अगला चेयरमैन ऑफ एमपीसी, एमपीसी का यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। अगला है एमपीसी का क्या काम होता है? टू चेंज पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट को चेंज करना। एग्जांपल रेपो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये सब मैं आगे चल के बताऊंगा क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगला एमपीसी, एमपीसी इंट्रोड्यूस यानी बना कब? ये बना 2016 में। एमपीसी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अंडर सेक्शन 45Z, ठीक है, 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। चलिए, मैं बोल रहा था कि रेपो वगैरह बताना है, देखिए अब रेपो रेट वगैरह सारा यहीं पे आ गया है, तो अब बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है ना, पहला ए पॉइंट में मैंने रखा है क्वांटिटेटिव और जनरल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसमें सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, एसडीएफ रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला है यहाँ पे क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट में आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोडल सुसेन। ठीक है, और अगला क्रेडिट रेशनिंग और कंज्यूमर रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस एंड डायरेक्ट एक्शन, ये सभी आते हैं क्वालिटेटिव में, और क्वांटिटेटिव में ये आते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सीआरआर इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। जितना भी बैंक होता है उसको कुछ परसेंट, ठीक है, एवरी बैंक केप्ट अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट या फिर एनडीआईएल इन आरबीआई इन कैश, उसको आरबीआई में रखना पड़ता है पैसा। जितना भी उनके पास पैसा है उसका कुछ परसेंट को आरबीआई में उसको रखना पड़ता है एज अ कैश। और प्रेजेंट सीआरआर कितना है? 4.5%। यानी अगर आपके पास 100 रुपए तो आपको 4.5 रुपए रखना पड़ेगा। ठीक, एवरी बैंक kept a percentage of total deposit NDIL in RBI in cash, और प्रेजेंट सीआरआर आपका 4.5% है। और नो मिनिमम और नो मैक्सिमम लिमिट, इसका कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और इसमें देख लीजिए नो इंटरेस्ट, कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बैंक को ऑन सीआरआर डिपॉजिट। आपने आरबीआई को पैसा दे दिया, तो अगर आप सोचते हैं कि आरबीआई आपको इंटरेस्ट देगा, तो कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं देगा। अब इसी से महंगाई का कनेक्शन है। देखिए सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेट। ठीक है, अगर बैंक के पास जो पैसा है, ठीक है, अगर वो 4.5% की जगह ज्यादा दे दे बैंक को, बैंक अगर 4.5% की जगह मान के लिए 50% या फिर 90% दे दे आरबीआई को, तो क्या होगा? बैंक के पास पैसा कम। और बैंक के पास अगर सीआरआर ज्यादा हो गया तो बैंक के पास पैसा कम, तो बैंक लोन लोन देगा, लोन तो कम दे पाएगा, उसके पास पैसा रहेगा तब ना लोन देगा। तो बैंक के पास पैसा कम तो बैंक देगा लोन कम, और लोन कम यानी मार्केट में पैसा रहेगा कम, तो मनी का सप्लाई क्या हो गया? कम। और मनी ही नहीं रहेगा मार्केट में तो महंगाई भी कहाँ से आएगा? महंगाई भी कम। दूसरा, अगर बैंक 4.5% देगा, ठीक है, तो बैंक के पास पैसा तो काफी ज्यादा है, ठीक है, सीआरआर कम है, तो बैंक क्या देगा? ज्यादा ज्यादा लोन देगा, और ज्यादा लोन देगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो महंगाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये चीज समझ में आया सीआरआर से कैसे महंगाई का कनेक्शन है? अगर समझ में आया तो लाइक करिए।
अगला है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, जितना भी बैंक है उसको कुछ परसेंट टोटल डिपॉजिट का NDTL में, बैंक में रखना पड़ेगा, अपने ही बैंक में रखना पड़ेगा उसको, RBI को नहीं देखना है। एवरी बैंक केप्ट द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट NDTL इन बैंक इटसेल्फ इन लिक्विड फॉर्म। उसको कैसा फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रखना है। लिक्विड फॉर्म मतलब कैश में, गोल्ड में, या गवर्नमेंट का कुछ सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना। और प्रेजेंट SLR कितना है, 18%। यानी बैंक के पास 100 रुपए है तो 4.5% तो वो RBI को दे रहा है, 18% को खुद को रखना पड़ेगा अपने बैंक में। ठीक है, वो सारा पैसा खर्च भी नहीं कर सकता, खुद अपने पास वो SLR के फॉर्म में 18% रखेगा। इसका कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट क्या है, 40%। ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकता है, 40%, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। अगर देखिए बैंक अपने पास पैसा ज़्यादा रख लेगा तो लोन कितना देगा, कम देगा लोन, मार्केट में मनी सप्लाई कम और महंगाई भी कम। अगर बैंक क्या है अपने पास पैसा कम रखेगा, ठीक है, यानी बैंक अपने पास कम रखेगा पैसा, यानी SLR कम रखेगा, तो लोन क्या होगा, LOAN। ठीक है, लोन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोन देगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब है यहाँ पे बैंक रेट, क्या होता है बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन टू बैंक विदाउट कोलेटरल। ठीक है, यानी कोई भी मतलब कि बंधक टाइप पे जो बोलते हैं ना, कि बिना उसका। और प्रेजेंट बैंक रेट जो है वो 6.75% है। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें RBI जो है वो लंबे समय के लिए लोन देता है। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू बैंक। ठीक है, बैंक को RBI जो है वो पैसा देता है बिना किसी कोलेटरल के। और प्रेजेंट जो है वो इंटरेस्ट जो RBI लेगा, वो RBI कितना इंटरेस्ट लेगा, 6.75%। अगला है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन। यानी RBI जो है वो लोन देगा बैंक को कितना, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, और अगेंस्ट कॉलेटरल, कुछ लेके अगेंस्ट कॉलेटरल के अगेंस्ट में। और उसमें जो इंटरेस्ट लेगा RBI वो कितना लेगा, 6.50%। अब देखिए MSF रेट। MSF रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI प्रोवाइड ओवरनाइट लोन टू बैंक बाय डिपिंग इन SLR। यानी SLR को डिप करके जो वो ओवरनाइट लोन देता है। और प्रेजेंट MSF रेट है वो 6.75% है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक प्रोवाइड लोन। अब देखिए बैंक भी लोन देगा, ठीक है, किसको, RBI को देगा, और किससे, अगेंस्ट कोलेटरल, पर RBI कितना इंटरेस्ट देगा उनको, मात्र 3.35%। ठीक है, ये फिक्स है, इससे ना कम देगा ना इससे ज्यादा, मात्र 3.35% देगा। SDF रेट क्या होता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक प्रोवाइड लोन। जिसमें क्या होगा, इसमें भी फिर देखिए बैंक क्या होगा, लोन देगा, किसको, RBI को देगा, विथआउट कोलेटरल। और SDF रेट कितना है, 6.25%। अब देखिए इससे क्या कनेक्शन बनता है। अब देखिए बैंक रेट इज इक्वल टू MSF रेट। जितना बैंक रेट, अगर आप परसेंटेज में कंफ्यूज हो रहे हैं तो बैंक रेट जितना है MSF रेट भी उतना ही होगा। देखिए बैंक रेट कितना था, अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 6.75%। ठीक है, MSF रेट कितना है, 6.75%। यानी जो भी बैंक रेट है यानी 6.75%, तो आपका MSF रेट भी 6.75% होगा। अब यहाँ पे देखिए रेपो रेट, रेपो रेट से बैंक रेट कितना होगा, 0.25% ज़्यादा होगा। ठीक है, और रेपो रेट से 0.25% कम होगा कौन, SDF रेट। ठीक है, और 1% इज इक्वल टू 100 BPS यानी बेसिक पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट अगर ज़्यादा तो मार्केट रेट ऑफ लोन। ठीक है, रेपो रेट ज़्यादा तो मार्केट रेट ऑफ लोन ज़्यादा। ठीक है, और लोन कम, मनी सप्लाई कम, महंगाई कम। और बैंक रेट और MSF रेट ये सब अगर कम हो जाएगा तो मार्केट रेट ऑफ लोन, लोन क्या होगा, कम। ठीक है, और इधर क्या है, लोन ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा और महंगाई बढ़ा। ठीक है, बंधक मैंने कोलेटरल का भी बता ही दिया था। कोलेटरल का मतलब होता है बंधक, एक गारंटी अगेंस्ट अ लोन। ठीक है, लोन के अगेंस्ट जो गारंटी होता है उसको कोलेटरल बोलते हैं। अगला SDF रेट, अगर SDF रेट ज़्यादा तो बैंक का इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है,
और लोन क्या हो जाएगा, ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा, रिवर्स रेपो रेट कम तो बैंक का इनकम कम, लोन कम, मनी सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कम। ठीक है, ये सभी चीज़ मैंने शॉर्ट में इधर लिखा है, तो इसको देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, काफ़ी काम आएगा आपको। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? आरबीआई सेल्स एज परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करता है ना, सामान को खरीदता है, ठीक है, और बेचता है। ठीक है, कहाँ, और इन देखिए लिखा आरबीआई सेल्स और परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी को वो खरीदता है, बेचता है, कहाँ पे, ओपन मार्केट में। यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इससे क्या होता है, टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेता है। महंगाई को कम करना, टू डिक्रीज इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को कम करना, तो आरबीआई क्या करता है, सेल कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। अगर महंगाई को कम करना है तो गवर्नमेंट सेल कर देगा, यानी आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, और महंगाई को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट परचेस कर लेगा। ठीक है, अगला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोन वैल्यू, लोन वैल्यू और कोलेटरल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वही मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, मार्जिन जितना ज़्यादा लोन उतना कम, मनी सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कम। मार्जिन कम तो लोन ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा, और महंगाई ज़्यादा। आगे हम लोग क्रेडिट रेशनिंग देखते हैं। आरबीआई इम्पोज्ड अ लिमिट या फिर कोटा इन अ लोन। अदर पॉइंट है यहाँ पे कुछ। पीएलआर क्या होता है, प्राइम लेंडिंग रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक गिव लोन टू प्राइम क्रेडिट वर्थी कस्टमर, यानी एक ऐसा रेट जिसमें बैंक जो है वो कस्टमर को लोन देता है। ठीक है, पीएलआर जो होता है इज लेस देन द मार्केट रेट ऑफ लोन, मार्केट का जो रेट ऑफ लोन है उससे पीएलआर जो होता है वो कम होता है। अगला बेसिक बेस रेट क्या होता है, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक कैन प्रोवाइड लोन टू कस्टमर, यानी बैंक कितना मिनिमम रेट में लोन दे सकता है कस्टमर को। प्रेजेंट जो है 8.75% से 10% तक लेगा, यानी 10.1% तक बैंक इंटरेस्ट लेगा लोन देने पे। अगला चैप्टर इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी चैप्टर 3, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।